नमस्कार। तीन खबर सबकी नजर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। आज जिन तीन खबरों पर हम बात करेंगे उनमें पहली खबर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ से जुड़ी है, जिनमें 18 यात्रियों की मौत हो गई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने रेलवे की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं और इस घटना के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, घटना के बारे में जानकारी दी है और इस पर क्या है विस्तार से रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। रुक करते हैं दूसरी खबर का। आज की दूसरी खबर एमपी से होगी। पूर्व आरक्षक यानी कि धन कुबेर सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल इन दिनों ईडी की हिरासत में है। पूछताछ के बाद एक राज जो है वो सामने आ रहे हैं। पहली बार ईडी की जांच में परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। कौन है वो अधिकारी जो इस पूरे घटनाक्रम में लिप्त है, आपको बताएंगे। तीसरी खबर होगी छत्तीसगढ़ से। राजधानी रायपुर में अधूरे पड़े स्काई वॉक का काम 7 सालों से अटका हुआ है। अधूरा स्काई वॉक अब गुहार लगा रहा है क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी के लिए गले की हड्डी बन गया और कैसे, ये भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो आज की पहली खबर है दिल्ली से। बता दें आपको कि हादसा भारी, किसकी जिम्मेदारी। ये जो हादसा दिल्ली में हुआ ये पहली दफा नहीं हुआ। प्रयागराज में भी कुछ ऐसा हादसा हुआ था 2013 में, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन दिल्ली की खबर पहले आप समझिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों ने जान गंवा दी। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ना, भेड़ बकरियों की तरह वहां पर लोग इकट्ठे हो गए थे और होड़ यही थी कि उन्हें प्रयागराज वाली ट्रेन पकड़नी है, महाकुंभ में शामिल होना है। 18 लोगों ने जान गंवा दी। कई महिलाएं इसमें शामिल, कई बच्चे इसमें शामिल रहे। 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। एलएनजेपी अस्पताल में घायल जिंदगी और मौत की जंग इस वक्त लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ वो भी इतनी ज्यादा कि लोगों का सैलाब सा आ गया वहां पर। स्वतंत्रता सेनानी और भुवनेश्वर एक्सप्रेस जो थी वो लेट चल रही थी। दोनों ट्रेनें महाकुंभ तक लेकर जाती और दोनों ट्रेनें कुछ और लोगों को उनके गंतव्य तक लेकर भी जाती। नंबर 12 और 13 प्लेटफॉर्म पर ये जो ट्रेनें थी वो आनी थी। यात्री आसपास मौजूद थे। सीढ़ियों से प्लेटफॉर्म तक, जहां तक आप नजर घुमाते लोगों का सैलाब आपको दिखाई देता। 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरों के जरिए किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। 18 लोगों ने जान गंवाई। कैसे जान गंवाई? क्योंकि सीढ़ियों से लेकर प्लेटफॉर्म तक रास्ता ही नहीं बचा था। इतना सैलाब हो गया वहां पर, लोगों की भारी भीड़ वहां पर नजर आई। प्रयागराज एक्सप्रेस फिर अचानक से प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर पहुंचती। अनाउंसमेंट होता है कि प्रयागराज एक्सप्रेस जो कि स्पेशल ट्रेन है वो 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है और लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इस हादसे के बाद अब स्टेशन पर अलर्ट जारी कर दिए गए हैं क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ में जाने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, ये भीड़ भगदड़ में कब तब्दील हो गई ये शायद दिल्ली वासियों को भी समझ नहीं आया होगा। 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर जैसे ही ट्रेन की घोषणा हुई, जो 12-13 नंबर प्लेटफॉर्म पर यात्री खड़े थे वो दौड़ने लगे, भागने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचना था, उन्हें प्रयागराज वाली ट्रेन पकड़नी थी। इसी भगदड़ में लोगों ने एक दूसरे को कुचलना शुरू कर दिया, धक्का मुक्की शुरू कर दी। महिलाएं, बच्चे, छोटे छोटे मासूम वहां पर कुचलते चले गए, लोग भागते चले गए। ट्रेन पकड़ने की इतनी होड़ कि देखा ही नहीं कि कौन वहां पर रौंदा जा रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों की यहाँ पर मौत हुई है। सीढ़ियों में कुछ लोग गिर गए। इतनी भगदड़ मच गई कि भीड़ को काबू करना जो था वो मुमकिन नहीं रह गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हालांकि इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। जो 18 मृतक हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए मिलेगा। 18 जो मृतक हैं उनको। घायलों की बात करते तो घायलों को, जो गंभीर रूप से घायल उन्हें 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। जो मामूली तौर पर घायल हुए हैं उन्हें 1 लाख रुपए का मुआवजा सरकार देगी। इस पूरी घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। विपक्ष के नेता जो हैं वो अपना धर्म निभा रहे हैं। विपक्ष का राहुल गांधी पूछ रहे हैं केंद्र सरकार से कि रेलवे की व्यवस्थाएं क्यों नहीं थी। घटना के बाद सरकार एक्शन मोड में आई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर ली, घटना के बारे में जानकारी भी दी। लेकिन सवाल अब भी बरकरार कि आखिरकार इस तरह से भगदड़ कैसे मची, जिम्मेदार कौन है मौतों का। ये जो पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं ये इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था जो है बढ़ा के रखे हुए हैं, मौके पर तैनात है। लेकिन ये व्यवस्था अगर कल होती, कल दिल्ली स्टेशन पर ये व्यवस्थाएं होती और सही तरीके से प्लेटफॉर्म पर अरेंजमेंट किया जाता यात्रियों का, तो शायद ये जो भगदड़ थी, ये जो घटना हुई है, ये जो मौतें हुई हैं, इन्हें रोका जा सकता था।
घायलों का इलाज तो चल रहा है, जांच के आदेश आ गए, मुलाकात हो गई है रेल मंत्री की अमित शाह से, लेकिन मुआवजे का मरहम मौत पर लगा। पर जो जिम्मेदार हैं वो आखिरकार कहां है? जिम्मेदार कौन इन मौतों का? कौन लेगा 18 मौतों की जिम्मेदारी? कौन लेगा उन महिलाओं की मौत की जिम्मेदारी? कौन लेगा उन मासूम बच्चों की मौत की जिम्मेदारी जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर जान गंवा दी? 18 लोग ये होते हैं जो सिर्फ प्रशासन के लिए एक आंकड़ा है कहने को, लेकिन कहीं ना कहीं इन 18 में से एक एक जान उस परिवार के लिए उसकी पूरी जिंदगी है जिन्होंने जहाँ पे जान गंवाई है। तो महाकुंभ में भगदड़, मौत और मातम की स्थिति इस वक्त है। तो दिल्ली में जिस तरीके से कल हालात बने हैं ये बेहद देखिए दिल को झकझोर कर रख देने वाली ये घटना है। नवादा के लिए एक परिवार निकला और ये परिवार 4 लोगों का था, लेकिन जब पीछे मुड़कर शख्स ने देखा तो उसकी बीवी बच्चे उससे नजर ही नहीं आए। भगदड़ के बाद कौन कहां चला गया, कोई कुचल गया, कोई रौंदा गया, कोई वहां से अचानक से लापता सा हो गया। लोग अपने को ढूंढ रहे थे, लोगों की आंखों में आंसू दिखाई दिए, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से अब भी भीड़ वहां पर बढ़ी हुई है। जी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल जो हादसा हुआ रेलवे स्टेशन पर, उसके बावजूद लोगों को समझने की भी आवश्यकता है कि भैया ठीक है 144 साल के बाद महाकुंभ हो रहा है, लेकिन गंगा कहीं नहीं जा रही है। आप जा सकते हैं महाकुंभ बाद में भी। ये जो होड़ है, ये जो भगदड़ हो रही है, ये लोगों की वजह से भी कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग भीड़ बढ़ा रहे हैं। प्रशासन ने तो व्यवस्थाएं नहीं की, पुलिस की व्यवस्थाएं वहां पर नहीं थी, लेकिन आवश्यकता ये भी है कि आम आदमी समझे। इस तरीके से अगर ट्रेनों में दबाव बढ़ता रहा, इस तरीके से अगर प्लेटफॉर्म्स पर भीड़ बढ़ती रही, तो ये जो हादसे हैं वो दोबारा से हो सकते हैं। लेकिन एक हादसे के बाद भी देखिए जो प्रशासन है और जो आम आदमी है वो भी सबक नहीं ले रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली से, दिल्ली में जो ट्रेन इस वक्त वहां से गुजर रही है, वहां पर एक बार फिर से इस तरह से भीड़ उमड़ी है। जो हर एक बर्थ में आप देख पा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, जमीन तक चलने का रास्ता नहीं बचा है। इतने ज्यादा लोग वहां पर खड़े हुए हैं, छोटे मासूम बच्चे भी बैठे हुए हैं, सांस लेने तक की जगह नहीं है इस ट्रेन में और लोग भरे जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर लोग भरते जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर हादसे नहीं होंगे तो भला क्या होगा? हादसा भारी है, जिम्मेदारी बहुत है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम अगर वहां पर पहुंची है तब इनको रोका क्यों नहीं जा रहा? टिकट क्यों नहीं चेक हो रही? बड़ी बात तो ये है देखिए कि हर घंटे वहां पर 500 टिकट, 1500 टिकट, 500 नहीं बल्कि 1500 टिकट हर घंटे बेचे जा रहे हैं, और टिकट है दिल्ली से प्रयागराज जाने का। अब लोगों को अगर टिकट मिल रही है तो लोग तो जाने के लिए होड़ मचाएंगे ही। जिस तरीके से ये घटना हुई, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं वो आपको सुनाते हैं। इस गाड़ी में जबरन एसी बोगी में बैठाना पड़ा, जाके वहाँ क्या होगा नहीं होगा इंतजाम। मैं अकेला यहाँ पे हूँ, महिला को एसी बोगी में बैठा है। दरभंगा जा रही है, NDLS टू दरभंगा। जी जी बहुत भीड़, जी जी बहुत बुरा हाल है, गर्मी के कारण बहुत बुरा हाल है। दरभंगा तक आप लोग ऐसे ही जाएंगे? अब देखिए क्या होता है आगे रास्ते में क्या होता है जी। हाँ बना हुआ है। हाँ आइए। दुखद घटना घटी है, हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का एक गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में? सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है। पर दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई।
मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि रेल तो आएगी और सबकी आस्था भी रहती है, लेकिन जान है तो जहान है। हमको कोई भाग दौड़ में अनावश्यक जिस प्रकार की बड़ी दुखद घटना हुई, मैं तो बड़ा अंदर से हिल गया हूँ। ये हम सबके लिए सबक भी है कि हम सब सावधानी से सारे संसाधनों का उपयोग करें। रेल, बस, जहाँ से भी जाना हो, कुंभ में जाना हो, कहीं भी जाना हो, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसी घटना में बड़ा दुखद हादसा हुआ है। तो अगर हम बात करें मृतकों की, तो इन मृतकों में जो हैं 18 में से 9 लोग बिहार के हैं। इनमें 11 साल की कोई बच्ची है, कोई 8 साल का मासूम है। न जाने कितने लोगों ने जान गंवा दी और सवाल अब भी सुलझ रहे हैं। रुक करते हमारी दूसरी खबर का। सौरभ की जांच अफसरों पर आज। सौरभ शर्मा के केस में एक बार फिर से एक नया खुलासा हुआ। ये खुलासा हुआ ईडी की कस्टडी में। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक और धन कुबेर सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल इन दिनों ईडी की हिरासत में है। पूछताछ में एक के बाद एक नए राज खुलते जा रहे हैं। ये जो सौरभ शर्मा है वो राज उगल रहा है। पहली बार ईडी की जांच में परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के नाम सामने आए हैं। जी हां, रिपोर्टें कहती हैं कि ईडी ने सौरभ शर्मा समेत 9 लोगों, 6 कंपनियों और एक ट्रस्ट को आरोपी बनाया है। इन आरोपियों में चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल, उसकी मां कृष्णा जायसवाल को छोड़कर बाकी जो जितने आरोपी हैं वो सभी सौरभ के रिश्तेदार हैं। बाहरी कोई आरोपी नहीं है, या तो रिश्तेदार है या तो राजदार है सभी। बता दें कि जांच एजेंसी ने दिसंबर जनवरी को भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में 3 जगहों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान 6 कंपनियों और एक ट्रस्ट में काली कमाई के किए गए भारी निवेश के पुख्ता सबूत मिले। इसके बाद ईडी ने 50 से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज भी कर दिया। लेकिन पहली बार ईडी की जांच में, ईडी की पूछताछ में अफसरों के नाम लिए गए हैं। धन कुबेर की काली कमाई का राज जो है वो बहुत जल्दी खुलेगा। क्यों राज खुलेगा? क्योंकि जो डायरी मिली थी ना, जो लाल डायरी थी सौरभ की, वो राज उगल रही है। डायरी को डिकोड किया जा रहा है। उसमें जो कोड लिखे गए थे सौरभ की तरफ से, अब वो धीरे धीरे उगलने लगा है। राज किसके नाम है, कौन वो अधिकारी है, कौन वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इसमें शामिल हो सकते हैं, ये सब कुछ सौरभ शर्मा धीरे धीरे करके उगलता जा रहा है। तो डायरी में लेन देन का ब्यौरा मिला था। किस चेक पोस्ट से सौरभ शर्मा ने कितनी कमाई की, कहां कहां पर उसने पैसे भिजवाए, कितने लोगों को उसने पैसे दिए हैं हवाला के, ये सारी जानकारी अब धीरे धीरे करके सामने आने लगी है। बता दें आपको कि अब तक क्या कुछ मिला है सौरभ शर्मा मामले में। तो 27 दिसंबर को सर्चिंग हुई थी। 4 करोड़ का बैंक बैलेंस मिला था। एक मामूली सा आरक्षक, कांस्टेबल की सैलरी कितनी होगी आप जरा सोचिए। उस आरक्षक के पास 4 करोड़ का बैंक बैलेंस है। जहां एक आम आदमी के खाते में 20-30 हजार भी नहीं होते, वहां पे कांस्टेबल के खाते में 4 करोड़ रुपए है। 6 करोड़ की एफडी है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं। सहयोगी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, जिस तरीके से सौरभ शर्मा केस में जांच आगे बढ़ती जा रही है, राज खुलते जा रहे हैं, अब कुछ अफसरों के नाम लिए हैं सौरभ ने। कौन कौन से अफसर राडार पर हैं और अब कौन जो है फंस सकते हैं, किनकी धड़कनें बढ़ सकती हैं प्रदीप? देखिए सर, निश्चित तौर पर राजधानी भोपाल नहीं, अगर मध्य प्रदेश के अगर स्तर की बात करें तो सबसे बड़ा जो कार्यवाही जो है वो लोकायुक्त ने की थी। देखिए इस लोकायुक्त की जब एक कार्रवाई शुरू हुई थी तब ये माना जा रहा था सिर्फ ये जो सौरभ शर्मा है एक छोटा सा एक आरक्षक था, कैसे इसने आय से अधिक संपत्ति जुटाई, ये सब जो शुरुआती जांच थी वो समझ में आ रहा था। लेकिन देखिए जब 52 किलो सोने से भरी गाड़ी और करीब 11 करोड़ से ज्यादा कैश मिलता है, उसके बाद से ये पूरी तस्वीर जो है वो अलग हो जाती है। और अलग इसलिए हो जाती है जब एक के बाद एक जब तमाम तस्वीरें सामने निकल कर आती है कि आखिर इतना धन कहां से आया। घर की तलाश, जो उसके ऑफिस की तलाशी ली जाती है तो 2 कुंटल से ज्यादा चांदी जो है वो घर के दफन मिलती है। तो स्वाभाविक सी बात थी कि जो तमाम जो तस्वीरें बता रही थी कि ये कोई छोटे मोटे आम आदमी का काम नहीं है, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट से शामिल हो सकते हैं, कई मंत्री मिनिस्टर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये जरूर अंदाजा लगाया था। लेकिन देखिए लोकायुक्त की जांच जब से चल रही थी, लोकायुक्त पुलिस उससे जांच कर रही थी, लेकिन वो लगातार कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुआ था। इस पूरे मामले को देखा जाए तो ईडी की जब से इसमें एंट्री हुई है, ईडी ने पूछताछ शुरू की थी, रिमांड लिया था ईडी ने, और उसके बाद देखिए अब पूछताछ का जैसे जैसे दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अब राज जो है वो निकल के आने लगे हैं।
लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो परिवहन विभाग है उसके कई अफसर मंत्रालय जो मंत्रालय में बैठते हैं उनके जो अफसर हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरी रडार में आ चुके हैं। उनकी कुंडलियां खंगालने की कोशिश जो है अब ईडी की टीम कर रही है। फिलहाल नाम जो है वो सामने नहीं आए, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि उनके कहीं ना कहीं बड़े रसूख जो हैं वो उनसे हैं। और इसी पूरे मामले को अगर देखा जाए तो अब जिस प्रकार से लगातार ईडी की कार्यवाही कर रही है, 50 से अधिक खाते जो हैं वो फ्रीज किए जाते हैं। एक ट्रस्ट मिलता है जो उनकी मां के नाम पे है, यानी सौरभ शर्मा के नाम पे है, जिसके में वो जो अध्यक्ष हैं वो बताई जाती हैं। इस खाते में कौन कौन से लेन देन हुए हैं, कहां कहां पर इनके लेन देन हुए, कितनी मात्रा में यहाँ पर पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, ये कहीं ना कहीं फिलहाल जो है ईडी की टीम अभी जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब तक जो निकल के आ रहा है वो आखिर एक ही निकल कर रहा है कि ये 52 किलो सोना और करीब 11 करोड़ जो कैश मिला था वो आखिर किसका है। ना लोकायुक्त तो पुलिस इसमें जांच में अभी तक इस मामले को कुछ जुटा पाई है, ना ईडी की टीम लगातार जबकि पूछताछ कर रही है। हालांकि कल जो है वो ईडी की टीम को इनको लेकर कोर्ट पहुंचना है, उनकी रिमांड की तारीख पूरी हो रही है, लेकिन आज का दिन इनके पास और है। फिलहाल जो जानकारियां निकल कर आ रही है कि लगभग ऐसे 9 लोग हैं और 6 कंपनी ऐसी बनाई गई थी जो इस पूरे जो फर्जी ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं जो पूरा ट्रांजैक्शन होता था वो इन्हीं कंपनियों के माध्यम से होता था। अब ऐसे लोगों की भी सूची जो है वो तैयार की जा रही है और माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में ईडी और आगे जो है जो रिमांड है वो मांग सकती है। इस पूरे मामले को देखा जाता है बिल्कुल रिमांड बढ़ाई जा सकती है, रिमांड की मांग भी की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पूछताछ आगे बढ़ती जा रही है, राज खुलते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से सौरभ की जांच आगे बढ़ी है, इसमें देखिए एक पैटर्न है जिसपे गौर करना होगा आपको कि जितने आरोपी बनाए गए हैं वो ज्यादातर सौरभ के रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार माँ है, जीजा है, मौसेरा जीजा है, और सारे तमाम वही आरोपी हैं, या तो वो उसके रिलेटिव्स हैं या तो वो उसके साथ कंपनी में काम कर रहे थे, यानी कि शरद जायसवाल, चेतन सिंह गौर। रुक करते हमारी तीसरी खबर का। रायपुर से तीसरी खबर है, स्काई वॉक का क्या होगा। अगर आप रायपुर में रहते हैं और आप घड़ी चौक से होकर फाफाडीह चौक तक जाते हैं तो आपने एक स्काई वॉक देखा होगा। ये बन तो रहा था लेकिन अधूरा रह गया। अधूरा हुए इसको 7 साल हो गए। 7 सालों से ये स्काई वॉक जैसा का तैसा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। स्काई वॉक का काम अधूरा है और ऐसे में ये अब पीडब्ल्यूडी के लिए गले की हड्डी बन गया है, क्योंकि पहले तो बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार हो रहे थे, क्योंकि कांग्रेस वालों ने कहा कि बीजेपी वालों ने इसे शुरू करा दिया, हम तो नहीं चाहते ये बने। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बन गई, इस वजह से ये अधूरा रह गया। अब देखिए शहर में भी सरकार बीजेपी की है, राज्य में सरकार बीजेपी की है, लेकिन स्काई वॉक 7 सालों से अधूरा है। फिर भी 4 बार टेंडर की प्रक्रिया हुई, लेकिन किसी भी एजेंसी और ठेकेदार ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो मौके से हमारे सहयोगी हसन ने वहां पे रिकॉर्ड किया। राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक, अंबेडकर चौक और जयस्तंभ चौक के बीच अधूरा पड़ा स्काई वॉक का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के लिए अब गले की हड्डी बन चुका है। एक बार फिर से इसके पुनः निर्माण कार्य करने का जो है वो निर्णय लिया गया था। 7 माह जो है वो आज पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक लोक निर्माण विभाग द्वारा इसके लिए टेंडर के लिए एजेंसी जो है वो तय नहीं की जा सकी है। 4 बार जो है इसकी टेंडर प्रक्रिया की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई एजेंसी जो है वो नहीं मिल पाई है, और जिसके चलते आज आप स्काई वॉक की हालत देखेंगे तस्वीरों में तो लंबे समय से इसकी देखरेख जो है नहीं हुई है, जिसके कारण अब स्काई वॉक का जो ढांचा है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। जगह जगह पर जो लोहे के रॉड लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से जंग खा चुके हैं और पूरी तरीके से खराब हो चुका है। अगर बात की जाए तो अब तक स्काई वॉक के निर्माण में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च जो है वो किया जा चुका है। इसका पुनः बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन 7 माह पहले निर्णय लेने के बाद भी अब तक 4 बार टेंडर बुलाया जा चुका है, लेकिन कोई भी एजेंसी जो है वो आगे नहीं आ रही, ना ही कोई ठेकेदार जो है वो लोक निर्माण विभाग को मिल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्योंकि स्काई वॉक की हालत जर्जर हो चुकी है। एक बार फिर से इसके निर्माण कार्य में करीब 50 से 60 करोड़ रुपए और खर्च किए जो है वो जाने पड़ेंगे, जिसके चलते अब तक कोई एजेंसी जो है वो नहीं मिल पा रही है और आज भी स्काई वॉक अधूरा है और सड़क के बीचों बीच चौराहा में जर्जर हालत में दिखाई दे रहा है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद से 24/7 रायपुर। रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी की, संवाददाता हसन बता रहे थे किस तरीके से अब ये जो स्काई वॉक है वो जर्जर हो गया, जगह जगह पर दरारें आ गई हैं। विकास उपाध्याय जी पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं जरा इस विषय पर। विकास जी, जिस तरीके से 7 सालों पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, डॉक्टर रमन सिंह का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका। बीच में 5 सालों तक आप लोगों की सरकार आ गई,
क्या लगता है अब आगे ये पूरा होगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार बन गई है अब तो? देखिए, पहले भी स्काई वॉक के निर्माण को लेकर एक संशय की स्थिति पूरे प्रदेश, पूरे रायपुर राजधानी में थी। कोई भी वर्ग, कोई भी लोग इसको नहीं चाहते थे कि जबरन में एक व्यक्ति विशेष की जिद के कारण इसका भूमि पूजन भी हुआ, इसके लिए पैसा भी आवंटन हुआ और इसका काम भी चालू हुआ और ये बन के अधूरा पड़ा भी है। तो तुड़वा देना था ना सर आपको, तुड़वा देते आप लोग, 5 साल तक सरकार थी। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको, इस बात को हम पहले भी कह चुके हैं, जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। हमारी सरकार 5 साल आई, जिसमें 2 साल कोरोना था। फिर हमारी सरकार 3 साल हमारी सरकार ने काम किया। हमने इसको तोड़ने पर विचार नहीं किया, हमने लोगों से सलाह किया, अलग अलग आर्किटेक्ट से, अलग अलग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से, व्यापारी संगठन के लोगों से, अलग अलग लोगों से, जहां पर स्काई वॉक निर्माण है जो अन्य प्रदेशों में, उनको भी जाकर देखा कि आखिर इसका उपयोग और कैसे कर सकते हैं। तो हमने उसका प्रयास किया था और इसको तोड़ना उचित नहीं था, ये हमारे सभी डिस्कशन में आया और इसका दूसरा उपयोग करने के लिए इसको लेकर सरकार काम कर रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बन गई। अब भारतीय जनता पार्टी के जिस मंत्री की हरधर्मी के कारण ये इसकी शुरुआत हुई थी, वो फिर इसकी हरधर्मी में लगे हैं कि इसको बनाना ही है, इसको बनाना ही है, उसका कोई उपयोग नहीं। टेंडर अगर उपयोग नहीं है उपाध्याय साहब, तो नवंबर 2018 को विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की जो नई सरकार बनी, निर्माण पर रोक लगाया पहले आपने, लेकिन अप्रैल 2019 में, यानी कि करीब 1 साल के बाद, पीडब्ल्यूडी को सीएम हाउस से चिट्ठी आती है जिसमें कहा जाता है कि नए सिरे से सर्वे होगा, सर्वे के बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी संवेदनशील सरकार थी, कांग्रेस पार्टी संवेदनशील पार्टी है। हम जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे के दुख दर्द को समझते हैं। तोड़ने का उसको तोड़ के उसमें और पैसा लगा के तोड़ने का पैसा दें और उस पैसे को जाया करें, वो हमारी सोच नहीं थी। हमने अकेला एक अधिकार फैसला नहीं लिया सरकार के। चलिए ठीक है सर, बनवा सकते थे आप लोग, समय था आपके पास, बहुत समय था, 5 साल बहुत होते हैं। और जो आप आरोप लगा रहे हैं, इसका जवाब हम बीजेपी से लेते हैं। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी बीजेपी के। चिमनानी साहब, कांग्रेस के लोग अब भी यही कह रहे हैं कि ये जो स्काई वॉक है वो गले की हड्डी साबित हो रहा है, ये बन भी जाएगा तो भी किसी काम का नहीं है। ये देखिए, इन्होंने राजनीति के चलते इसका काम रोका था और 5 साल में कोई निर्णय भी नहीं ले पाए, न इसे तोड़ा न इसे बनाया। तो नैतिक अधिकार कांग्रेस का नहीं है कि वो इस पर सवाल पूछे। और जहाँ तक हमारी सरकार का सवाल है, हमने आते ही इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हम इसको बनाएंगे। उसके लिए जो प्रक्रिया होनी थी, हमने इसके टेंडर जारी किए, लेकिन अब इसमें पार्टिसिपेशन किसी का नहीं आ पाया। 1 बार 2 बार 3 बार ये काम हुआ। तो अब अधिकारियों से बैठ के बात करके ये समझेंगे कि क्या इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हैं जिसकी वजह से पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है, क्या रेट को लेकर के कोई समस्या आ रही है। तो जो भी समस्या आएगी, सरकार सुनिश्चित करेगी कि उसका समाधान हो और टेंडर पार्टिसिपेट होकर ये काम पूरा हो। लेकिन चिमनानी साहब, कोई टेंडर ही तो नहीं लेना चाहता ना। पिछली बार भी हमने देखा था कि जब रमन सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था कि स्काई वॉक बनेगा और लोगों को यहाँ पर चलने की सुविधा मिलेगी, टेंडर बहुत बार निकाले गए, लेकिन किसी ठेकेदार ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नहीं, देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में तो टेंडर नहीं निकाले गए, उन्होंने तो जानबूझ के इसके काम को रोके रखा। बीजेपी ने जरूर इस काम को आगे बढ़ाया है और होता है कई बार ऐसे कुछ क्लॉज हो जाते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ये जांच का विषय होता है और अधिकारी भी देख रहे हैं और माननीय मंत्री जी भी इसको देख रहे हैं और बड़ी गंभीरता से इस पर विचार करके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करने होंगे उसको बदल करके इसका काम शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने काम रोक रखा था। विकास जी, देखिए, अगर आज किसी काम को लेकर टेंडर ऑनलाइन हो रहा है, टेंडर कॉल किया जा रहा है और ठेकेदार कोई कंपनी इसको बनाने के लिए नहीं आ रही, इसका मतलब समझ लीजिए जब भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की थी तभी ये भ्रष्टाचार के भेद चढ़ गया था। तब इतना मोटा कमीशन ले लिया गया कि जो ठेकेदार है वो उसका बेचारे का पैसा नहीं निकला। रोक रहे विकास साहब, मैं आपको, अगर भ्रष्टाचार हुआ था तो कांग्रेस की 5 साल की सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर कोई सबूत आपको मिले होंगे? देखिए, बिल्कुल, आप देखिए इस टेंडर की पहले एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी और सप्लीमेंट्री करके इसके कॉस्ट को कितना बढ़ाया गया, इसके टेंडर को डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये तो डिपार्टमेंट का एक ऐसा सिस्टम होता है जो भ्रष्टाचार करने के लिए अधिकारियों ने बंदर बांट किया और जो उस समय के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री थे उन्होंने मोटी रकम ली, भ्रष्टाचार का बड़ा पैसा उन्होंने खाया।
इसीलिए तो यहाँ का ठेकेदार भाग गया। इसी प्रकार से रायपुर की वाल्टियर लाइन के अंडरब्रिज का ठेकेदार भाग गया। चलिए ठीक है, बिल्कुल सर। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगातार होते रहते हैं। आपकी सरकार चली गई है, बीजेपी की सरकार की वापसी हो गई है, और रमन सरकार का ये सपना अब पूरा होता है या फिर नहीं, ये तो समय बताएगा। फिलहाल के लिए 3 खबर सबकी नजर में इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NS 24/7 के साथ। नमस्कार।